अब उदाहरणों के द्वारा अविभाज्य समास को समझते हैं। नियम हो गए, परिभाषा हो गई, सब क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब और ज्यादा क्लियर होगा। अब पहला अपन शब्द लेते हैं, अमूमन अपन एक शब्द देखते हैं यथा। क्या देखते हैं? यथा। यथा का जो अर्थ है वो है के अनुसार। यथा का अर्थ क्या है? के अनुसार, के अनुसार। अब देखो कुछ शब्द लिखते हैं यहां पर अपन, यथा गति, यथा गति, यथा कर्म, यथा योग्य, यथा कर्म, यथा योग्य और यथाशक्ति। ये मैंने भी 4 शब्द लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 4 शब्द लिखे हैं। क्या क्या लिखे हैं? यथा गति, यथा कर्म, यथा योग्य और यथाशक्ति। ऐसे शब्द हैं, इसको हम कह सकते हैं कि गति के अनुसार, कर्म के अनुसार। क्या मतलब होगा इसका? योग्यता के अनुसार। और अगला क्या होगा? शक्ति के अनुसार। क्या क्या बना? यथा गति, यथा कर्म, यथा योग्य और यथा शक्ति के अनुसार। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जरूरी नहीं हो कि इसका अर्थ के अनुसार ही निकले, हमें शब्द के अनुसार उनके क्या निकालने पड़ते हैं? अर्थ निकालने पड़ते हैं। जैसे अपन को शब्द लेते हैं यथोचित, यथासाध्य, यथोचित, यथासाध्य, यथाशीघ्र, यथास्थिति, यथा शीघ्र और यथा स्थिति। ये जैसे अपन ने 4 लिखे। अब यथा स्थिति में तो अपन कर सकते हैं स्थिति के अनुसार, कर सकते हैं ना, स्थिति के अनुसार। लेकिन यथोचित में उचित के अनुसार की जगह अपन जैसा उचित है, जैसा उचित है, बात वही है, जैसा उचित है, जिसे साधा जा सके। यथा जिसे साधा जा सके, जिसे साधा जा सके। और शीघ्रता में क्या करेंगे? जैसे शीघ्र हो, या अपन ऐसे करते हैं कि जितना शीघ्र हो, है ना। यथा शीघ्र मतलब फास्ट करो, यथा शीघ्र कार्य को संपन्न करो, कहता है ना, यथा शीघ्र कार्य को संपन्न करो, यानी जितना मतलब शीघ्र हो सके, जितना यानी जितना शीघ्र यानी जल्दी हो सके, शीघ्र हो सके। और स्थिति के अनुसार भी कर सकते हैं इसको, स्थिति के अनुसार। तो ये शब्द थे यथोचित, यथासाध्य, यथाशीघ्र, यथास्थिति। यथा को लेकर लगभग जो आते हैं। इसके अलावा आगे आप यथासंभव वगैरह आ सकते हैं शब्द, तो आप कर लोगे। यदि आपने इन चीज 4 इनको और 4 इनको तोड़ लिया है तो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो समझ गए यथा शब्द को। अमूमन ज्यादातर हमें यथा शब्द मिलता है, अविभाज्य समास में यथा ही मिलता ना। यथा को लेकर आपके कंफ्यूजन कंप्लीट हो गए। आगे चलें, आगे चलते हैं। एक होता है शब्द प्रति, इसमें लगा होता है प्रति, और कई जगह हर भी लगा होता है, प्रतिदिन, हर क्षण, हर पल, है ना। तो उसके जैसे प्रतिदिन, प्रति वर्ष, प्रतिक्षण, है ना, ऐसे शब्द होते हैं। इसका अर्थ होता है प्रत्येक या हर एक, ठीक है ना। इसका अर्थ ये होता है। इसी तरह प्रतिदिन हो गया, प्रतिवर्ष हो गया, प्रति क्षण हो गया, प्रतिशत हो गया, प्रतिशत। इस प्रकार ये 4 दिन होते हैं। और इसमें भी अपन हर पल भी ले सकते हैं, हर पल, हर क्षण, है ना। इसका अर्थ होता है प्रत्येक। क्या अर्थ होता है? प्रत्येक। तो इसको हम कर सकते हैं प्रत्येक दिन या हर एक दिन, प्रत्येक दिन या हर एक दिन, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक क्षण या हर क्षण, प्रतिशो यानी प्रत्यक्ष या प्रत्येक पल,
प्रत्येक पल। तो इस तरह से इन शब्दों को हम कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिन है प्रत्येक दिन, प्रति वर्ष प्रत्येक वर्ष, प्रति क्षण प्रत्येक क्षण, प्रतिशत प्रत्येक सौ और हर पल यानी प्रति पल। आगे ये बात समझ में आपको, एक शब्द आता है इसी में लिख देते अपन यावत। क्या शब्द आता है? यावत। क्या आता है? यावत। यावत का अर्थ होता है पूरा। क्या होता है? पूरा। जैसे एक मैं शब्द लिखता हूं यहां पर, लिख लो, ये शब्द है ना, और इसको अपन तोड़ेंगे, वैसे संधि का ये सिस्टम है। क्या होगा भाई? क्या होगा इसका? यावत जीवन। क्या लगेगा इसमें? हाँ, यावत जीवन। यावत जीवन का मतलब यहाँ क्या है? यावत का अर्थ पूरा जीवन। यावत जीवन आपकी सेवा करूंगा, यावत जीवन आपकी सेवा करूंगा, यानी पूरे जीवन आपकी क्या करूंगा? सेवा करूंगा। तो यावत भी कई बार आपको उपसर्ग में, मतलब ये शब्द युक्त है वो अव्यय भाव समास में मिलेगा। अब है कि मैंने इसकी एक संधि आपकी परिभाषा में एक चीज लिखी थी, इसमें कैसे शब्द आते हैं? पुनरावर्ती वाले शब्द आते हैं, लिखाया था। एक मैंने ये लिखाया था कि पुनरुक्त शब्द आते हैं। क्या लिखाया था? पुनरुक्त शब्द आते हैं, या द्विरुक्त शब्द भी आते हैं। पुनरावर्ती, पुनरुक्त, द्विरुक्त, मतलब कहने का मतलब है ऐसे शब्द जिनकी बार बार आवृत्ति होती है। एक अलंकार है, जैसे आपने सुना होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी शब्द की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है। ऐसे शब्द जो होते हैं वो इसमें आते हैं, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ में हाथ, हाथ में या हाथ में, हाथों ही हाथ में या हाथों हाथ में, हाथ में हाथ या हाथों ही हाथ में, ठीक है। और जैसे रातों रात है, रात ही रात में, रात ही रात में। अब वो कहता है ना कि रातों रात काम निपटाना है, जैसे कहते हैं रातों रात काम निपटाना है, यानी उसी रात में उसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो रातों रात, हाथों हाथ, रातों रात। साफ साफ, क्या है? साफ साफ, यानी कहने का मतलब बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। साफ साफ मतलब बिल्कुल क्लियर, एकदम होता है, उसको साफ साफ कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे जिसको हम लिख सकते हैं इसके साथ अपन उसको, जैसे चला चली, मारा मारी, धड़ाधड़। यहां क्या हो रहा है? शब्दों की आवर्ती हो रही है, जैसे लूटम लूट, एकाएक, लूटम लूट, एकाएक। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो भी किस में आते हैं? पुनरावृत्ति वाले हैं और अव्यय भाव समास में आते हैं। समझ में आ गया? इस प्रकार के शब्द जो होते हैं। अब कुछ शब्द हैं, कुछ शब्द हैं, कौन कौन से शब्द हैं? एक तो भर, एक है पूर्वक, एक है भर, एक है पूर्वक, एक है अनुसार और एक है अर्थ। भर, पूर्वक, अनुसार, अर्थ, और एक है आपके उपरांत, एक है उपरांत। क्या है? उपरांत। यानी 5 शब्द हैं जिसको हमें पढ़ना है। भर, पूर्वक, अनुसार, अर्थ और उपरांत। भर, पूर्वक, अनुसार, अर्थ और उपरांत। भर, पूर्वक, अनुसार, अर्थ और उपरांत। ये शब्द मान लो किसी शब्द के पीछे लगे हुए, ये शब्द किसी शब्द के पीछे लगे हैं, पीछे लगे हैं, तो प्राय अव्यय भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्यय भाव समास होता है। कौन कौन से शब्द हैं? भर, पूर्वक, अनुसार, अर्थ और उपरांत। ये मान लो किसी शब्द के पीछे लगे हैं, जैसे वर्ष भर, यानी पूरे वर्ष तक, पूरे वर्ष तक, यानी यहां पर भर का अर्थ है पूरे वर्ष, यानी पूरा या पूरे, है ना। अब
पूर्वक, जैसे सुख पूर्वक, सुख पूर्वक हो गया ना, पूर्वक लगा हुआ है, सुख पूर्वक यानी सुख के साथ, सुख के साथ, यानी इसका मतलब पूर्व का अर्थ क्या हो गया, साथ। इस पूर्व का अर्थ क्या हो गया, साथ, सुख के साथ। इसी तरह अनुस्वार, अनुसार मतलब इसका अर्थ भी के साथ है, जैसे एक शब्द है मतानुसार, मत के अनुसार या मत के साथ, मत के अनुसार या मत के साथ। अर्थ, अर्थ का अर्थ है के लिए, क्या अर्थ है, के लिए। हालांकि के लिए हम तत्पुरुष समास में पढ़ेंगे, लेकिन यहां इसका अर्थ अलग निकलेगा। जैसे धर्मार्थ, जैसे शब्द क्या है, धर्मार्थ, मतलब धर्म के, क्या निकलेगा, धर्म, धर्म के लिए, धर्म के लिए। और एक है उपरांत, इसका मतलब के बाद में, के बाद, मरणोपरांत, मरने के बाद, मरणोपरांत। जैसे शब्द है मरणोपरांत, मरणोपरांत यानी मरने, मरण के बाद, मरण के बाद। तो ये इस प्रकार के शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से शब्द है वो, भर, पूर्वक, अनुसार, अर्थ और उपरांत। और इससे बनने वाले शब्द अपन ने क्या बनाए, वर्ष भर, पूरे वर्ष तक, सुख पूर्वक यानी सुख के साथ, मत के अनुसार या मत के साथ, धर्म के लिए और मरण के बाद। इस प्रकार के शब्द भी इसमें आते हैं। अब है अंतिम जो बात चली थी, देखिए आपको याद है ना, अपन ने क्या कहा था, अपन ये कहा था कि अव्ययभाव समास में क्या होते हैं, अवयव होते हैं। अपने ये कहा था पहला पद प्रधान होता है ना। अपने ये कहा था कि द्विरुक्त शब्द आते हैं, कहा था ना। अपन ने कहा था कि यथा, आयत, आवत ऐसे शब्द आते हैं, सब पे बात होगी। लेकिन अपन ने इसके साथ एक बात और की थी कि इसमें उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं, की थी ना बात। तो अब उनकी बारी आ गई, अपन लिखते हैं अब उपसर्ग युक्त शब्द। क्या करेंगे, उपसर्ग युक्त शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द। तो इसमें ज्यादातर उपसर्ग जो होता है ना पहले, वो आता है आ। कौन सा उपसर्ग आता है, आ उपसर्ग आता है। और आ का अर्थ होता है तक, आ का अर्थ होता है तक। जैसे आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, आपाद मस्तक यानी पैर से मस्तक तक, आ को पीछे ले जाना है। वो देखो यथा था के अनुसार, वो पीछे आ रहा था, यहां आकार तक निकल रहा है। पाद का अर्थ पैर होता है, मस्तक का अर्थ मस्तक होता है, तो पैर से मस्तक तक। आ जानू बाहु, आ जानू बाहु, आ जानू बाहु। जानू का मतलब क्या होता है, घुटना, वेरी गुड। और बाहु मतलब बाहें, यानी यहां पर यह अर्थ निकला है कि घुटनों से बाहों तक, घुटनों से बाहों तक। आ जानू बाहु। अगला है आजीवन, आजीवन कुछ नहीं करना, इस जीवन को आगे लाना है और पीछे तक लिखना है, जीवन तक। और इसी तरह आकंठ, आकंठ यानी कंठ तक। और एक और शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको लोग कंफ्यूजन होते हैं, आकारण। इसका आकारण का अर्थ नहीं बिना कारण, ये नहीं है, वेरी गुड। इसका अर्थ है कारण तक, कारण तक। इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखनी है अपने को। ठीक है भैया। अपाद मस्तक पैर से मस्तक तक, आजानुबाहु घुटनों से बाहों तक, आजीवन जीवन तक, आकंठ कंठ तक और आकारण कारण तक लिख दिए। और इसमें कौन सा लगा हुआ है, आ उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग लगा भाई, आ उपसर्ग है इसमें। अगला अपन बात कर रहे हैं, लिख लिया नहीं ये, आगे जो बात कर रहे हैं अपन कर रहे हैं ना निर निस, ना निर निस, ना निर निस, ना निर निस और बे, ना निर निस और बे। यहां अपन एक और लिख सकते हैं, एक बार सुन लो वापिस, ना नी
देखो याद करने का एक तरीका हो गया, ना नी निर निस बे, ना नी निर निस बे, ना नी निर निस बे। अब देखो इन सब का अर्थ क्या निकलता है, इन सब का अर्थ क्या निकलता है? इन सब का अर्थ होता है रहित, रहित या बिना। इनका अर्थ क्या होता है? रहित या बिना। सबका अर्थ एक ही निकलता, ना नी निर निस बे, प्राय। जोड़ देते प्राय। प्राय जैसे एक शब्द में लिखता हूं, ना समझ यानी बिना समझ के, बिना समझ के। इसी तरह एक शब्द लिख देते हैं अपन, निडर यानी बिना डर के, बिना डर के। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डर रहित, लिख सकते हैं ना। और इसको हम लिख सकते हैं समझ रहित, लिख सकते हैं ना, निडर। इसी तरह एक शब्द है निर्विकार, यानी विकार रहित या बिना विकार के, विकार रहित या बिना विकार के, विकार रहित या बिना विकार के। इसी तरह एक शब्द है निरोग, यानी क्या होगा भाई निरोग का? रोग रहित या बिना रोग के, रोग रहित या बिना रोग के। इस तरह से हम और शब्द ले सकते हैं, निरुपाय। क्या है? निरुपाय। निरुपाय यानी बिना, क्या होगा भाई? बिना उपाय के। वेरी गुड, उपाय के। और कौन सी संधि इसमें? विसर्ग संधि है ना। र का आगमन, डर क्यों रहे भाई, खुल के बोलो। मैंने कहा था छोड़ूंगा नहीं, संधि उपसर्ग किसी में नहीं छोड़ूंगा, संधि साथ चलेगी अपने। हिंदी की क्लास चलेगी तब तक संधि चलेगी, ठीक है ना। बिना उपाय के या उपाय रहित। इसी तरह अपन एक और लिखा था ऊपर शब्द बे, बेवजह, बिल्कुल बिना, बिना वजह के। और एक और शब्द लिख देते हैं अपन, बिल्कुल बेकार लिख दो या बेवफा लिख दो, बिना वफा के, बिना वफा के। इस तरह की ये कुछ उपसर्ग है, ना नी ने निस बे। अब बात करते हैं अपन अन्य उपसर्ग की, बात कर लेते हैं कुछ कुछ हल्के फुल्के हैं, जैसे सपरिवार। क्या मतलब होगा? परिवार सहित। ऐसे भी अव्ययभाव समास होते हैं, जैसे सपत्निक, है ना। विदेशी यात्राओं पर हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, जैसे इसमें राष्ट्रपति तो स्त्री है लेकिन पुरुष राष्ट्रपति होते हैं, या तो वो बाहर जाते हैं ना, तो अपनी पत्नी साथ होती, तो ये कहा जाता है कि आज भारत के प्रधानमंत्री ने सपत्निक दौरा किया। तो जो मतलब जाते हैं विदेश मंत्री ने सपत्निक का दौरा किया, तो है ना, पत्नी सहित, पत्नी सहित, पत्नी सहित। एक जैसे एक अनुचर है, एक अपने अनुज है, एक अग्रज है। अनुचर मतलब पीछे विचरण करने वाला या पीछे चलने वाला, पीछे विचरण करने वाला या पीछे पीछे विचरण करने वाला या पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला। और अनुज, अनुज का मतलब क्या होता है? जिसने बाद में या पीछे जन्म लिया हो, अपने से जो छोटा होता है, पीछे जन्म लिया हो, पीछे जन्म लिया हो। और अग्रज यानी आगे जन्म लिया हो, आगे जन्म लिया हो। अब देखो ये बात होगी। अब लिख दिया ना ये आपने, जैसे भरपेट अपन आगे ले सकते थे उसको, है ना। भरपेट इसमें ले लो आप, भरपेट यानी भरा हुआ पेट या पूरा पेट, भरा हुआ पेट, है ना। अब अ, अन, ना,
अन और ना, बस यही है। अ अन ना और एक और पूरे वाला अन, ये 4। अ अन ना और अन, ये जो शब्द होते हैं ना, ये है ना, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं आते, कई बार आते हैं, लेकिन जब हम तत्पुरुष के अंदर नन तत्पुरुष की बात करेंगे, लेकिन जैसे इसमें एक शब्द मैं बोलता हूं, इसी में आ जाएगा, जैसे नालायक। नालायक जो लायक ना हो, जो लायक ना हो, तो यहां पर आ जाएगा वो। लेकिन ये क्या है कि नहीं का बोध करवाते हैं, इसलिए हम इसको एक तत्पुरुष समास होता है नन तत्पुरुष, उसमें इनको लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि ऐसा लिखा हुआ कि इसमें आते ही नहीं, ये गलत है। प्राय ये नन तत्पुरुष में जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ये आप नहीं कह सकते, आप और कोई कह देगा कि अविभाव समास में नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अविभाव समास में आते हैं, लेकिन ये तत्पुरुष नन तत्पुरुष समास में जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप नालायक शब्द को यहां ले सकते हैं, नालायक शब्द को यहां ले सकते हैं,